नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो लेकर नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर। और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी वो है संसद का शीतकालीन सत्र, जिसका आज है आखिरी दिन, और धक्का मुक्की पर के सियासत पर वार पलटवार जारी है। और आज होने वाला है संसद से सड़क पर संग्राम। बताएंगे आपको इन तमाम मुद्दों पर ताजा जानकारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर क्यों हुई एफआईआर, और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ने क्यों जारी किया फरमान, जहां मकर द्वार के बाहर अब विरोध प्रदर्शन करना प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज संभल में एएसआई की सर्वे की टीम वहां पहुंचने वाली है। खुलने वाले हैं नए राज। इससे जुड़ी सभी जानकारी आप तक साझा करेंगे, संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। इसके साथ मौसम का हाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय ठंड का चल रहा है डबल टॉर्चर। इसके साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। बीजेपी ने दोनों घायल सांसद अब भी अस्पताल में भर्ती। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर ने किसी भी एंट्री गेट पर सांसदों के धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्द के आरोपों को बताया झूठ। आज संभल में जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होगा प्राचीन मंदिर और कुएं का एएसआई सर्वे। वहीं बरेली में भी कब्जा मुक्त होगा 250 साल पुराना मंदिर। दोनों जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। और जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज से जैसलमेर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री और आला अधिकारी होंगे शामिल। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, ब्रण कौनियाक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था, तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा आज। इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसका प्रोटेक्शन सीख करके।
तो संसद में इस समय धक्का मुक्की वाले सियासत पर वार पलटवार जारी है और इसी को लेकर आज संसद से सड़क तक संग्राम भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। आज उसका अंतिम दिन है। कुल 19 बैठकें होनी थी, लेकिन पूरे तौर पर देखा जाए तो ये संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की बेट चढ़ गया। अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध चलता रहा और इसी के साथ आज उसका अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन भी हंगामे के आसार ही जताए जा रहे हैं। हालांकि कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है आज, लेकिन जताया जा रहा है कि आज भी हंगामे के आसार रहेंगे। अगर कल की बात करें आपको, तो कल आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से आखिरकार धक्का मुक्की कांड हुआ कैसे। कल दिन भर संसद में धक्का मुक्की पर सियासत जो है वो जारी रही। आपको बता दें, संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर विशेष चर्चा से हुई शुरुआत अंबेडकर के मान सम्मान पर आई और फिर सांसदों की धक्का मुक्की में ये बदल गई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल तक पहुंच गए। अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। बीजेपी सांसदों ने इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज करा दिया। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी धारा है राहुल गांधी के खिलाफ। यह आपके पास स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन को बाधित करने का आरोप है राहुल गांधी पे। एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से पहुंचाया नुकसान। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो आरोपों की झड़ी इस समय लग चुकी है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है और दुर्भावनापूर्ण इरादों से निर्देशों का किया अनदेखा। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाए गए हैं और जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़े। तो ये आरोप है, एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है। सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का किया गया उल्लंघन। तो राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का उल्लंघन किया। साथ ही साथ इंडी गठबंधन के सांसदों को भी राहुल गांधी ने उकसाया। प्रताप सारंगी को चोट लगी। प्रताप सारंगी ने बयान दिया कि राहुल गांधी ने किसी और सांसद को धक्का मारा और वो सांसद उन पर आके जा गिरे और इसी वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगी। विरोध प्रदर्शन को बाधित करने का आरोप है राहुल गांधी पे। तो इस समय राहुल गांधी पर आरोपियों की झड़ी लग चुकी है और एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से पहुंचाया नुकसान राहुल गांधी ने। तो इस बीच राहुल गांधी पर बड़े बड़े आरोप इस समय लगे हैं और संसद में इस समय हंगामे के आसार आज जताए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र पे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप इस समय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे नक्सली। तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उससे नक्सली जो है वो उस यात्रा के साथ जुड़े थे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा बयान दिया है और यात्रा में आपको बता दें कि 13 नक्सली संगठनों की मदद ली गई। ये कहना है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। विधानसभा के सत्र में उन्होंने ये बात कही है जहां नक्सलियों की काठमांडू में हुई थी बैठक। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में बैठक हुई थी जिसमें भारत जोड़ो से कुछ लोग उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल उनके साथ जुड़े थे। और साथ ही साथ ये बात उन्होंने विधानसभा के सत्र में कही है जहां देवेंद्र फडणवीस बड़ा आरोप लगाते हुए और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे नक्सली। और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी उनके पास है जहां वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप। और उन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे देश के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत संसद में आ गए हैं। और 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत जोड़ो के कुछ लोग उस बैठक में शामिल हुए थे और उसकी सारी जानकारी उनके पास है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये सब काठमांडू में तय हो रहा था और इस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की भी बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके सारे सबूत उनके पास है। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में 180 संगठन है जिसमें 40 संगठन ने चुनाव में काम किया है और 48 संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। तो विधानसभा की कार्यवाही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान आया है। और शिशिर हमारे साथ जुड़ गए ताजा जानकारी के साथ। शिशिर,
एक बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर। क्या है ताजा जानकारी इस पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल सदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ मुद्दे सामने रखे, सदन के सामने रखे। स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है अर्बन नक्सल की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 ऐसे अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नामित है, और इन्हीं के जरिए जो है अर्बन नक्सल यात्रा को जो उनकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें अर्बन नक्सल द्वारा जो मीटिंग कराई गई, और साथ ही साथ उस यात्रा में भी अर्बन नक्सल जुड़े थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही अपने भाषण के दौरान कि ये अर्बन नक्सली जो है वो काठमांडू में एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में जो है कुछ चीजें तय की जाती है। मसलन महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है उसको किस प्रकार से स्टेबलाइज किया जाए। दूसरी बात उन्होंने रखी कि किस प्रकार से ईवीएम पर जो है चुनाव न हो, बैलेट पर हो, उस प्रकार पे जो है किस प्रकार से काम करना चाहिए अर्बन नक्सलियों को, उसका जो है मार्गदर्शन उस मीटिंग में किया गया। और साथ ही साथ जो पैसे इलेक्शंस में आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है इलेक्शंस में, तो इस प्रकार से जो पैसे इस पूरे चुनाव में आ रहे थे उसमें से कुछ पैसे हम कहते हैं कि वोट जिहाद के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे बांटे गए थे, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अर्बन नक्सल की एक पूरी हम कहेंगे चैन है किस प्रकार से कार्यरत थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी। इसका भी खुलासा कल मुख्यमंत्री ने अपने जो स्पीच था विधान भवन में, सदन में, उसमें उन्होंने दिया। साथ ही साथ किस प्रकार से डॉट कनेक्टेड है, उन्होंने कहा देखिए इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जिसका जिक्र यूपीए के दौरान किया गया था। मतलब महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने भी जो है इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने लिया था। फरवरी 2014 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जो है इनमें से कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहा था कि ये अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी नाम लिया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास पर्याप्त ऐसे सबूत है जो ये साबित कर सकते हैं कि एक बैठक जो है काठमांडू में हुई थी, और साथ ही साथ अर्बन नक्सल जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। शिशिर, क्या लग रहा है जल्द सबूत पेश कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनके पास सबूत है, उनके पास रिपोर्ट मौजूद है। बिल्कुल, देखिए सदन में जानकारी रखी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तथ्यों के और सबूतों के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही है, और ऐसे में जब ये जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बारे में जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है हम कह सकते हैं कि जारी है, और उसी के बाद जो है जिस प्रकार से वक्तव्य उन्होंने किया है उस आधार पर वो कह रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो जानकारी है अर्बन नक्सल के बारे में, किस प्रकार से फंडिंग हो जाती है, किस प्रकार से जो है उनको अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, इस पर महाराष्ट्र सरकार की नजर है। एटीएस द्वारा भी इस पर कार्रवाई की गई है, और साथ में कहा गया था पिछली बार जो हालांकि एटीएस ने कुछ छापे मारे थे उसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, जिसके अंदर ये अभी कहा गया है कि तकरीबन जो है कुछ करोड़ जो है उनको विदेशी बैंकों से यहाँ पर मिले, और उस पैसों का इस्तेमाल जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में वो जिहाद के लिए किया गया। इस बारे में भी इस वक्त महाराष्ट्र के एटीएस जांच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जांच का दायरा काफी बड़ा है, और कुछ तथ्यों के आधार पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये बात सदन में कही है। बिल्कुल शिशिर, यहाँ हम दर्शकों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सुनाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने मराठी भाषा में ये बात कही है। शिशिर, आप भी सुनिएगा और उसके बाद हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि उन्होंने क्या कहा है। भारत जोडो आंदोलन, जे काही भारत जोडो अभियान, आंदोलन वेगळं अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा। या देशामध्ये आपण नक्षलवादाच्या विरुद्ध लढाई पुकारली। नक्षलवादी काय करतात? नक्षलवादी भारताच्या संविधानावर आमचा विश्वास नाही, भारताने तयार केलेल्या लोकशाहीवर आमचा विश्वास नाही, भारतीय संविधानाने तयार केलेल्या कुठल्याही संस्थेवर आमचा विश्वास नाही, आणि म्हणून आम्हाला पॅरलल राज्य तयार करायचे। जी, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में अपनी बात रख रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पे बड़े आरोप लगाए। शिशिर, बताइए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक सोच होती है अर्बन नक्सल की, कहीं ना कहीं पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की जो व्यवस्था है उसको वो उध्वस्त करने की, उसी तर्ज पर अर्बन नक्सली जो है वो काम कर रहे थे। ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें जो है कुछ नक्सली संगठन, अर्बन नक्सली संगठन का समावेश था,
और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि जिस प्रकार से वो अर्बन नक्सली काम करते हैं, मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए ये प्रमुख जो है उनका लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से जो है कुछ अर्बन नक्सली काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनका समावेश हुआ, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जी शिशिर, साथ ही साथ बात हो रही है कि ये सारी कहानी काठमांडू में रची गई थी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की बात है और इस तरीके से पूरी कहानी जो काठमांडू में रची गई, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के साथ अर्बन नक्सली राहुल गांधी के साथ जुड़े। देखिए, उन्होंने खुलासा किया था कि नवंबर जो है 15 नवंबर 2024, मतलब पिछले महीने ही एक बैठक काठमांडू में हुई। इस बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि कुछ बातें जो है उनके सामने आई थी, जिसका जिक्र उन्होंने भाषण में अपने किया था। अंग्रेजी में हालांकि वो रेजोल्यूशन था जो उन्होंने सदन में पढ़ के भी बताया था। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अर्बन नक्सल इस वक्त जो है महाराष्ट्र का जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है उसको जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अलग अलग जो है माध्यमों के जरिए अर्बन नक्सली ये प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से फिर चाहे वो जिस प्रकार से जाति का मुद्दा हो उसको आगे लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ किस प्रकार से ईवीएम का यूज जो है किया गया था, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस प्रकार से काम इस वक्त महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसको रोकने का प्रयास किस प्रकार से किया जाए, ये भी जो है उस बैठक में जो डिस्कस किया गया था। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबिलाइज करे, अस्थिर करे, इसका भी जो है प्लान अर्बन नक्सलियों द्वारा काठमांडू में जो बैठक हुई थी उसमें किया गया था। तो इन सभी मुद्दों की जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने सदन में दी। इसका मतलब जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास वो सबूत है, एक बैठक काठमांडू में हुई थी और जिसका जिक्र उन्होंने सदन में जो है किया था, और इसकी जानकारी भी दी थी किस प्रकार से अर्बन नक्सली जो है वो इस वक्त कार्यरत है महाराष्ट्र में और भारत में भी, जो कि एक बड़ी हम कह सकते हैं साजिश है। और साथ ही साथ उन सरकारों के लिए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी शासित सरकार है उनमें किस प्रकार से डिस्टेबिलाइज, अस्थिरता निर्माण की जाए, उस पर भी जो है अर्बन नक्सली जो है वो ध्यान रख रहे हैं। और इसीलिए अलग अलग मुद्दों के जरिए जो है वो उस सरकार को परेशानी में डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसका भी जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था। साथ ही साथ क्या अब लग रहा है शिशिर कि राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और क्या देवेंद्र फडणवीस ने इसका भी कोई जिक्र किया, जिन अर्बन नक्सलाइट का वो जिक्र कर रहे हैं ये कहां से आए थे, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं या किस राज्य से जुड़े हुए हैं? देखिए, मोटा मोटी आंकड़ा उन्होंने बताया कि 180 संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। फिर किस प्रकार से प्लानिंग भारत जोड़ो यात्रा की गई, कहां से यात्रा जाएगी, कुछ पर्चे बांटे गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लोग जो है उसमें भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो कई तकरीबन 180 संगठन थे। तो देवेंद्र फडणवीस ने बात स्पष्ट की तकरीबन 40 ऐसे संगठन है जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नामित है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से एक मोडस ऑपरेंडी अर्बन नक्सल्स करते हैं। उसके जरिए जो है भारत जोड़ो यात्रा में वो जो है उन्होंने शिरकत की थी, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा वो बने थे। तो ऐसे में सीधा निशाना कांग्रेस की तरफ है कि क्या कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का उपयोग इस वक्त अपनी राजनीति में कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में क्या अर्बन नक्सलियों का उपयोग हुआ था, क्या उन्होंने मदद की थी? ये सबसे बड़े सवाल जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। अगर फडणवीस सदन में ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे और कुछ सबूत उनके हाथ लगे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया कि पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नामित थे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसकी तफ्तीश जो है सरकार द्वारा की गई है, और उन सबूतों के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने ये बात सामने रखी। और ये बीजेपी द्वारा नहीं रखेगी, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा रखेगी। तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल द्वारा सामने बात रखी गई थी, और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इस बात का जिक्र किया गया था। इसका भी खुलासा उन्होंने सदन में किया। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में किस प्रकार से अर्बन नक्सलियों के तार महाराष्ट्र में जुड़े हैं, उनकी किस प्रकार से कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है, क्या उनका आक्षेप अगर देखा जाए हस्तक्षेप जो है इलेक्शन प्रोसेस में था और वो किस प्रकार से था, इन सभी मुद्दों पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर खुलासा भी सामने किया जाएगा। शिशिर, यहाँ आपसे संक्षेप में ये भी पूछना चाहूंगी, क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? बिल्कुल, इस बारे में हमने कल जो विपक्षी नेता है, कांग्रेस नेता नाना पटोले, उनसे भी बात की थी। इस जो भाषण खत्म हुआ सदन में, उन्होंने कहा कि देखिए ये मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का जो सरकार उठा रही है, बीजेपी उठा रही है, खासकर मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे तो सरकार बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, इस प्रकार से वो इस पर कार्रवाई भी कर सकते थे। उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे क्या कारण है ये सरकार ही जानती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को जो है कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है, और साथ ही साथ
छवि है राहुल गांधी की, उसको जो है छेड़ने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। यह आरोप कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लगाया है। ठीक शिशिर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां धक्का मुक्की कांड पर इस समय सियासत जो है वो गर्म होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप है। भाजपा सांसद हेमंत जोशी ने पुलिस को शिकायत सौंपी है। आइए देखते हैं एफआईआर में और क्या अन्य बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी पर आरोप की छड़ी लग चुकी है। उन पर आरोप है कि विरोध प्रदर्शन को उन्होंने बाधित किया है, साथ ही एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और वो कोशिश इस तरीके की गई कि 2 सांसदों को यहां पर चोट लगी और दुर्भावनापूर्ण इरादों से निर्देशों को किया गया अनदेखा, तो उनका अनुपालन नहीं किया गया। जबरदस्ती शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ओर वे बढ़े और बढ़ने के कारण धक्का मुक्की आगे बढ़ी और बढ़ने से 2 सांसदों को चोट पहुंची, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पूर्ण तरीके से किया गया उल्लंघन। इंडी गठबंधन के सांसदों को भी राहुल गांधी ने उकसाया, ये भी आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया। तो एफआईआर में ये सभी आरोप दर्ज किए जा चुके हैं, अलग अलग धाराओं में ये आरोप दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी ने जानबूझकर की धक्का मुक्की, ये आरोप है एफआईआर में उनके खिलाफ, और विरोध प्रदर्शन को बाधित करने का आरोप राहुल गांधी पे इस समय लगाया गया है एफआईआर में। तो इस समय हमारे साथ 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। संसद में शीतकालीन का सत्र जिस तरीके से चल रहा है उस पर राजेश आप ताजा जानकारी देंगे। साथ ही साथ नितेंद्र जुड़ गए हैं जो हमें जानकारी देंगे कि दोनों सांसदों का इस समय स्वास्थ्य किस तरीके का है। पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का है आखिरी दिन। कुल 19 बैठकें होनी थी। 25 नवंबर से ये सत्र चला था। हंगामे के भेंट चढ़ गया ये पूरा सत्र, कहें तो गतिरोध चलता रहा, व्यवधान चलता रहा, उसकी वजह से उत्पादकता कम रही। आज जब अंतिम दिन है तब भी हंगामे के आसार जो है जताए जा रहे हैं। कैसा रह सकता है, क्योंकि आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है, ऐसे में क्या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा आखिरी दिन भी? देखिए भावना, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी कई विधेयक लिस्टेड हैं और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कई विधेयक सूचीबद्ध हैं। वैसे शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है, जब निजी विधेयकों को लाकर संसद के जो सदस्य हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस करते हैं और उसे संसद में चर्चा कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन शीतकालीन सत्र में जैसा आपने कहा कि पूरा जो शीतकालीन सत्र है लगभग वॉश आउट हो गया। लोकसभा में कई विधेयक पारित हुए और राज्यसभा से उन विधेयकों को पारित होना था। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट और रेलवे संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, ये 3 विधेयक लोकसभा से पारित हैं और आज वो सूचीबद्ध हैं राज्यसभा से। जिन विधेयकों को पारित कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेलवे संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित होता है तो रेलवे में कई तरह के आमूल चूल परिवर्तन की जो राह है वो निकल पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट विधेयक अमित शाह उसे लेकर आएंगे राज्यसभा में, अगर सदन की कार्रवाई चलती है उससे भी जुड़े हुए कई फायदे जो हैं वो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को आम फायदे होंगे। विनियोग विधेयक निर्मला सीतारमन ने लोकसभा से पारित कराया और राज्यसभा में वो लिस्टेड है। तो ये कई विधेयक हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जिनको पारित कराना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संसद में जिस तरीके की गतिविधियां कल देखने को मिली हैं उससे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती है कि संसद में आज सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के तरफ से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां ठीक 10 बजे की गई हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा सकती है कि भारी हंगामा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह देखने को मिल सकता है। ऐसे में कल हमने देखा है राजेश कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहले भी कई बार ये हिदायत दे चुके हैं कि मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन ना करें, लेकिन उनको कल निर्देश निकालना पड़ा और उसके बाद प्रतिबंध लग गया कि अब आप मकर द्वार के बाद विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ हमारे साथ आरएमएल अस्पताल से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, कल 2 सांसदों को चोट लगी और चोट काफी गहरी थी, जिसके बाद उनका उपचार हुआ, उनको आईसीयू में भी भर्ती कराया गया। ताजा मेडिकल बुलेटिन क्या कह रहा है?
देखिए अभी भी दोनों सांसद आईसीयू में ही है और ठीक मेरे पीछे नर्सिंग होम है जहां पर वो लोग भर्ती हैं। और जो डॉक्टर अपडेट हमें बताए हैं उनके मुताबिक रात में अच्छी उन लोगों ने नींद ली है, उनका बीपी ठीक रहा है, नॉर्मल रहा है, जितने भी पैरामीटर है वो बेहतर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से खाना भी खाया था। तो 9 से 9:30 के बीच जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की जो सीनियर डॉक्टरों की टीम है वो विजिट करेगी और जितनी भी पैरामीटर्स है उसको वो जांचेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे कि आगे उनको कैसे क्या आईसीयू में रखना है या फिर उनको वार्ड में शिफ्ट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रताप सारंगी है उनकी उम्र अधिक है, वो हार्ट के पहले से पेशेंट है, उनको गहरी चोट आई थी, उनको टाके भी लगे हैं। तो ऐसे में उन पर खास जो ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कुछ और भी पैरामीटर्स गड़बड़ ना हो, इसीलिए आईसीयू में रखा गया है, मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मुकेश राजपूत है वो भी 2 बार बेहोश हो गए थे गिरने के बाद। उनका भी बीपी कल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन बीते रात करीब 12 घंटे से उनका बीपी दोनों का नॉर्मल है। फिलहाल वो ठीक है, अच्छी स्थिति में है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद जब सीनियर डॉक्टर विजिट करेंगे उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। चलिए, दोनों सांसद फिलहाल स्वस्थ हैं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज सूचीबद्ध है लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयक है उस पर जेपीसी का जो गठन हुआ है उसमें जो मेंबर्स हैं उसको लेकर जो प्रस्ताव है वो रख सकते हैं लोकसभा में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जेपीसी गठन की जो राह है वो भी आज निकलने वाली थी और कहीं ना कहीं लोकसभा में सूचीबद्ध है जेपीसी से संबंधित जो मामले हैं और उसमें सदस्यों की संख्या जो है उसको भी बढ़ाया गया है। पहले 31 सदस्य थे, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अब सदस्यों की संख्या 39 हो गई है। 27 सदस्य लोकसभा से होंगे और 12 सदस्य राज्यसभा से होंगे और उसकी जानकारी आज सदन के पटल पर रखी जानी है और वह भी लोकसभा में सूचीबद्ध है बशर्ते कि सदन की कार्यवाही चल पाए। लेकिन जिस तरीके का गतिरोध सदन के भीतर और सदन के बाहर देखने को मिल रहा है, जो गहमागहमी देखी जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि सदन में आज सब कुछ ठीक ठाक न चले तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन करने जा रही है और विजय चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं संसद में जो है वो भारी गतिरोध देखने को मिलेगा। आज चूंकि शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, लिहाजा सत्ता पक्ष की ये कोशिश होगी कि जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं, जो बचे हुए विधायी कार्य हैं, उसको निपटा लिया जाए ताकि कोई जो है वो विधायी कार्य छूटे नहीं। लेकिन अगर विपक्ष का रचनात्मक सहयोग नहीं मिला तो फिर ऐसे में वो विधायी कार्य लटक जाएंगे। जो लोकसभा से विधेयक पारित हैं, राज्यसभा में उनको पारित होना है। ऐसे विधेयकों पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी और देखना होगा कि जेपीसी गठन की राह जो है वो लोकसभा से कैसे निकल पाती है। क्योंकि जो सूचीबद्ध है, जो सूची में जिन लोकसभा सदस्यों के नाम हैं उसको भी आज लोकसभा के जो लिस्टेड जो कार्यसूची है उसमें भी प्रकाशित किया गया है। जी चलिए, गठन के लेकर तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कितने मेंबर्स होंगे वो भी आगे बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में संशय टीम को लेकर भी है, उसका नेतृत्व कौन करेगा। पहले कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि पीपी चौधरी उनका नेतृत्व कर सकते हैं, अब नाम आ रहा है भर्तृहरि मेहताब का। तो सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है राजेश? हाँ देखिए, अध्यक्षता की जो बात है वो खबर अभी जो है वो पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। वो आज जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि पीपी चौधरी अध्यक्षता करेंगे या भर्तृहरि मेहताब करेंगे। ये सूचना लोकसभा सचिवालय की तरफ से आज ही, अगर संसद में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित तौर पर कानून मंत्री इस बात की जानकारी जो है वो लोकसभा के भीतर देंगे और तब सब कुछ जो है स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस जेपीसी जो एक देश एक चुनाव के लिए जो गठित की गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। जी राजेश, तो आज शुक्रवार का दिन भी है, प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज भी हंगामा रहने के आसार है, ऐसे में देखना होगा कि प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाए या नहीं। नितेंद्र आपका, राजेश आपका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above,
the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात कर्नाटक की, जहां सियासी पारा चढ़ गया है। कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि को हिरासत में ले लिया है। सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है और पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। भाजपा MLC सीटी रवि ने कहा है कि वे कर्नाटक सरकार के कार्यों के पीछे की दुर्भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। सीटी रवि ने कहा है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि उन्होंने FIR क्यों दर्ज की। सीटी रवि ने बताया कि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और मंत्री हेबालकर ने उन्हें सीधे तौर पर धमकाया। वहीं सीटी रवि ने वकील एडवोकेट चेतन ने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत खानापुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। गेट पर ही हमें लगभग 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया गया। प्रत्येक आरोपी को अपनी पुलिस हिरासत के दौरान या जब भी उससे पूछताछ की जाती है तो अपने वकील से मिलने का अधिकार है। इसके बावजूद हम 1.5 घंटे तक अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं दी गई। और अब खबर संभल में ASI सर्वे की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुम्मे की नमाज के बाद यह सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के लिए संभल के DM ने ASI को पत्र लिखा था। गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। गौरतलब है कि यह मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। बीते दिनों प्रशासन की टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी और इसी दौरान टीम को मंदिर का पता चला और फिर इसे खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली है। इसके साथ ही प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकाली गई है। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकाली थी। वहीं इस मंदिर में रोजाना सुबह आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन का मकसद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना है। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सांसद के खिलाफ गुरुवार को उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दोपहर में FIR और शाम को FIR के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई। जानकारी के मुताबिक सांसद पर 1,91,00,000 का बिल बकाया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद को वसूली का नोटिस देकर वसूली अब की जाएगी। जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होगी तब तक सांसद के आवास में बिजली गुल रहेगी। सांसद बर्क के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि इनके घर पर 4 किलोवाट की क्षमता का मीटर लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम ने सांसद के घर पर लगे बिजली कनेक्शनों और उपकरणों की गहन जांच की, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। तो संभल से आज 2 गतिविधियां जो है वो सामने आ रही है। संभल में आज प्राचीन शिव मंदिर का सर्वे करने के लिए ASI की टीम वहां पहुंचेगी। जुम्मे की नमाज के बाद ASI का सर्वे ये शुरू होगा और इसके साथ साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है।
कहा जा रहा है कि वो मीटर के चीटर हैं और ऐसे में विद्युत बोर्ड उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत का रुख करेंगे। निशांत, आज संभल में एएसआई सर्वे की टीम वहां पहुंचेगी, कार्बन डेटिंग की जाएगी मंदिर की। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कार्बन डेटिंग क्या होती है और कितने बजे एएसआई की ये टीम वहां पहुंच रही है? देखिए 2 बजे के बाद से यहाँ पर एएसआई की टीम आएगी जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद कार्बन डेटिंग करेगी। दरअसल कार्बन डेटिंग वो फॉर्मूला है जिसके तहत किसी भी पुरातत्व वस्तु का हम सही एज का मापन कर सकते हैं और मंदिर की जब कार्बन डेटिंग की जाएगी, कुएं की कार्बन डेटिंग की जाएगी तो ये पता चल पाएगा वास्तविकता में ये कितना पुराना है। और जो लगातार बात कही जा रही है कि मंदिर जो है, जो संभल का इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उसकी सही एज पता लगाना जरूरी है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने एएसआई को एक पत्र लिखा था और पत्र में मांग की थी कि आप यहां आकर कार्बन डेटिंग कीजिए ताकि हमें इसकी वास्तविक जो आयु है उसके बारे में पता चल पाए। जिसके चलते एएसआई की टीम आज 2 बजे के बाद यहां सर्वेक्षण करने आएगी। चूंकि आज जुम्मे की नमाज भी है और ऐसे में संभल में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। निशांत, इसके साथ साथ जियाउर रहमान बर्ग की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। विद्युत बोर्ड कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। 1,91,00,000 का बकाया जो है उन्होंने नहीं चुराया और नहीं जमा कराया, और जब तक वो जमा नहीं कराएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए जियाउर रहमान के घर में 2 मीटर लगे थे, एक उनके दादाजी के नाम जो कि पूर्व सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग के, और एक उनके नाम पर, और दोनों मीटर में 2-2 किलोवाट का लोड था। लेकिन जब यहाँ पर मीटर हटा के स्मार्ट मीटर लगाया गया तब वहाँ पर देखा कि 5 किलोवाट से ज़्यादा का लोड सामने निकल कर आ रहा था। और जब इनके घर में जो बिजली के सामान है उसका असेसमेंट किया गया तो देखा गया कि 16 किलोवाट से ज़्यादा का इनके पास जो बिजली के उपकरण है जो खर्चा करते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग ने पूरा असेसमेंट किया और उसके बाद 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया। हालांकि धारा 135 के तहत कल सुबह के समय ही जो बिजली विभाग का थाना है वहां पर इन पर सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ सांसद के पिता ने जो विद्युत कर्मचारियों को धमकी दी थी उसके चलते थाना नकासा में सांसद के पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांसद की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संभल जिस इलाके में सांसद का घर है दीपासराय में ये पहला वाकया नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि कई सारे घरों में कटिया देखी गई, यानी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, उनको भी नोटिस दिया गया है। और अब विद्युत विभाग पूरी तरीके से इलाके में, चाहे दीपासराय हो खग्गूसराय हो, पूरी तरीके से इन इलाकों में कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके लपेटे में सांसद जियाउर रहमान है। और इन पर जो जुर्माना है 1,91,00,000 का है। जब तक ये जुर्माने की भरपाई नहीं कर देंगे तब तक उनके घर में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। क्या आज भी विद्युत बोर्ड का शिकंजा यूं ही कायम रहेगा जियाउर रहमान बर्ग के घर पर और उससे सटे इलाके पर? देखिए जियाउर रहमान पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन प्रशासन लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है यहाँ पर, और साथ में बिजली चोरों पर कार्रवाई कर रहा है, जर्जर तारों को बदल रहा है, और पूरी तरीके से प्रशासन फिलहाल संभल इलाके में एक्टिव नजर आ रहा है। ये कार्रवाई केवल संभल में नहीं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले यही कार्रवाई प्रशासन ने चंदोसी में करी, बेजोई में करी, और अब संभल का नंबर आया है और संभल में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और जब हमारी जिलाधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता हम इस कार्रवाई को नहीं रोकने वाले। इसके साथ ही जियाउर रहमान के खिलाफ क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत चोरी में वो संलिप्त पाए गए हैं, क्या उन पर अब कोई कानूनी शिकंजा भी कस सकता है निशांत? देखिए धारा 135 कहती है या तो आप जुर्माना पे कीजिए या आपको 3 साल तक की इसमें अधिकतम सजा हो सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि सांसद कब तक जुर्माने को पे करते हैं और किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। हालांकि वो अग्रिम जमानत के लिए पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि अब क्या स्थिति बनती है, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। निशांत, जियाउर रहमान के वहां से कोई प्रतिक्रिया आई है?
देखिए, जियाउर रहमान के यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जरूर इस पर अपनी बात कही और उन्होंने इसे बदले की राजनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार संभल में जो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और उसका कहना है कि बीजेपी संभल वासियों का अपमान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसने संभल हिंसा चाहे 24 नवंबर को ही हुई हो या फिर यहाँ पर बिजली चोरी या अतिक्रमण, किसी को भी बकसने वाले नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन विधानसभा में इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी जो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी निशान, सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब एएसआई की टीम वहां पहुंचेगी और सर्वे शुरू करेगी। फिलहाल सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बढ़ते आगे, बरेली में भी संभल की तरह एक मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। अब प्रशासन की ओर से मुस्लिम परिवार को मंदिर की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ रहने वाले वाहिद अली के परिवार पर मंदिर की मूर्तियों को हटाने का आरोप है। लंबे समय से यहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है। मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि मंदिर को मुक्त कराया जाए। गंगा महारानी का ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है और किला थाना क्षेत्र के कटघर स्थित गंगा महारानी के मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज राकेश सिंह के मुताबिक उनकी 5 पीढ़ी पहले ये मंदिर बनाया गया था। 1905 में गंगा महारानी के मंदिर को लिखापड़ी से लाया गया और 1950 तक मंदिर में पूजा भी होती रही। मंदिर के पुजारी ने एक समिति को मंदिर का एक कमरा किराए पर दे दिया। समिति ने मंदिर में वाहिद अली नाम के चौकीदार को रख लिया। धीरे धीरे वाहिद अली ने मंदिर में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। जब कोई आता जाता था तो वहां मंदिर के ताले डाल देता था। धीरे धीरे मंदिर में जाने वाले लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। आरोप है कि मंदिर के चौकीदार वाहिद अली ने मंदिर की प्रतिमाओं को भी नष्ट कर दिया है। राकेश सिंह के मुताबिक सभी सरकारी कागजों में गंगा महारानी का मंदिर अंकित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में शामिल होने के लिए आज जैसलमेर जाएंगे। आज वित्त मंत्री राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक भी करेंगे। वहीं कल शनिवार को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान इस समय गिर गया है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली भी शीतलहर के प्रकोप से ठिठुर रही है। दिल्ली में आज सुबह का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं तो मौजूदा समय में दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर 18 से 22 दिसंबर के दौरान भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ सकती है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, गुड मॉर्निंग। क्या है आपके पास आज अखबारों के पिटारे से? गुड मॉर्निंग भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। संसद में धक्का मुक्की, बीजेपी के 2 सांसद घायल और राहुल गांधी पर FIR। इस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। धनखड़ पर नोटिस हुआ खारिज, बीजेपी सांसदों ने रास्ता रोका, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तमाम और कुछ कल किस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच ये पूरा मामला देखने को मिला, वो उसे आज सभी अखबारों ने लिया है। अगली खबर की बात करें, यह है बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भारत की नजर। ये बात राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक जवाब में कही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका की यात्रा करने और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शीर्ष राजनीतिक अधिकारियों से इस मामले पर नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत कराने के कुछ दिनों बाद उनका ये बयान आया है। और भी क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही है, इस खबर में ये प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात करें, ये देश विदेश पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने ली है और भारत और कुवैत का रिश्ता किस तरह से तेल कारोबार से भी पुराना रहा है, इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है। बताया कि दोनों देशों के बीच दशकों से ऐतिहासिक और गतिशील संबंध हैं, जो साझा इतिहास, मजबूत व्यापार, जीवंत सांस्कृतिक संबंधों और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान परस्पर सहयोग पर आधारित है। और ऐसे में 43 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुवैत यात्रा हो रही है, ये राजकीय यात्रा है, वो इन संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने में मददगार होगी। और भी क्या कुछ तथ्य इसके साथ इस खबर को कॉलम में अलग अलग प्रकाशित किया गया है। जनसत्ता अखबार की बात करें तो भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग में भविष्य की रूपरेखा तैयार की है, इस खबर को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है और बताया कि इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान, संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष कंपनियों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। तो इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। पंजाब केसरी अखबार ने आज एक पेज पर अपनी खबर को प्रकाशित किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से टिप्पणी की है उसको बताया है। लिखा है कि महिलाओं के लिए सख्त कानून पतियों को धमकाने के लिए नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है जो परिवार की नींव है, ना कि कोई व्यावसायिक समझौता। साथ ही ये भी कहा कि आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कई बार महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और खबर जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है, नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने हेल्थ पेज पर प्रकाशित की और लिखा है कि एक्टिव रहेंगे तो ठंड में नहीं बढ़ेगा बीपी। ये विशेषज्ञों ने तमाम अलग अलग टिप्स दिए हैं कि किस तरह से आप पूरे सर्दी के मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। एक और खबर की बात करें, दैनिक जागरण अखबार ने इसे जागरण विशेष के साथ प्रकाशित किया है और हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता और उसके लिए होने वाले नवाचार की दृष्टि से इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश के अग्रणी शहर में शामिल है और देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, यानी कि अब डिस्पोजेबल उत्पादों में प्लास्टिक के इस्तेमाल से मिली 100% मुक्ति। एक और खबर चलते चलते आपको रूबरू कराने, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने खेल पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि भारत के आगे झुका पाकिस्तान, ये हेडलाइन बनाई है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर लगी मोहर। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर BCCI ने तस्वीर साफ कर दी थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और उसके बाद में अब तटस्थ स्थल पर अपने ICC मैच खेलेंगे दोनों देश। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो तमाम अखबारों ने अलग अलग पेज पर इन खबरों को हेडलाइन के साथ स्थान दिया है। तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को जिस तरीके से अखबारों ने आज प्रकाशित किया है और आपने इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है, संध्या, उसके लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते आगे खबरें देख लेते हैं अब हमारे सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से, यानी खेल जगत की खबरें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। ऋचा को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया।
आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जब भी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेंगे, इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों टीम आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश के दौरे पर नहीं जाएंगे। यह नियम 2024 से 2027 तक लागू रहेगा। पंजाब की परनीत कौर ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी के महिला वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर कंपाउंड स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया। मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह को हराकर परनीत कौर व्यक्तिगत वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनी। वहीं विश्व कप के कई बार के स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने उदय कंबोज को हराकर पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब जीता। दिल्ली के अमन सैनी में कांस्य पदक जीता। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज और रेड बुल रेसिंग ने 2024 सीजन के बाद अलग होने का फैसला लिया है। और खबरें होंगी अब फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा फटाफट। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग हुई पूरी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी लीड रोल में निभा रहे हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ब्लैक वारंट का टीजर हुआ जारी। सीरीज नेटफ्लिक्स पर 10 जनवरी को होगी स्ट्रीम। लोकप्रिय रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस आज नेटफ्लिक्स पर हो रही है स्ट्रीम। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। अमन देवगन की डेब्यू फिल्म आजाद भी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में अजय देवगन और डायना पेंटी भी आएंगे एक साथ नजर। सोनू सूद स्टार फिल्म फतेह का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार। और अब खबर बिहार से। बिहार की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। राजगीर में रोपवे और ग्लास ब्रिज के बाद जहानाबाद के बाड़ावर में घूमने आने वाले पर्यटक भी रोपवे का आनंद ले सकते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों का है संगम। रोमांच से भर देता है मगध का हिमालय। जहानाबाद के वाणावर में पर्यटन की असीम संभावनाएं। बिहार के जहानाबाद के वाणावर में दिखेगा रोपवे। वाणावर में 24 करोड़ की लागत से निर्माण शुरू। जहानाबाद जिले में वाणावर पर्वत श्रृंखला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। बिहार सरकार वाणावर को पर्यटक सर्किट से जोड़ने के लिए कर रही है काम। बिहार में कलात्मक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दर्शनीय स्थलों की कमी नहीं है। हजारों मील दूर रहने वाले लोग भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। सरकार भी पर्यटक स्थलों पर सुविधा के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। राजगीर और गया के बाद जहानाबाद को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल वाणावर की गुफा और वाणावर घूमने आने वाले लोगों को अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही यहाँ रोपवे का निर्माण पूरा हो जाएगा। जब रोपवे शुरू हो जाएगा तब आराम से एक साथ 8 से 10 लोग ट्रॉली में बैठकर जा सकेंगे। जो रोपवे का कार्य टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है उससे निश्चित रूप से जो हमारा बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है और बराबर की गुफाएं हैं उसके पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी। वाणावर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की बड़ी आस्था है। सावन के महीने में यहाँ काफी भीड़ होती है। पहाड़ी पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पाताल गंगा की तरफ से है। यहाँ से पर्यटकों को लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जबकि दूसरी तरफ गौ घाट से पथरीला रास्ता है। यहाँ से 1200 मीटर की खड़ी चढ़ाई है। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग यहाँ रोपवे का निर्माण कर रही है। इससे फायदा होता है कि बहुत से लोग अस्वस्थ लोग जो हैं जो नहीं आ सकते हैं उनको आने जाने में उनको सुविधा होगी और आगे चल के भविष्य में इसका और विख्यात होगा। वाणावर में पर्यटन के विकास की बड़ी संभावना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद भी यहाँ काफी कम संख्या में लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों के कारण जल्द ही ये इलाका भी पर्यटकों से गुलजार होगा। इसके साथ ही
बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाणावर के जंगल में सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियां और जंगल ही नहीं है, यहाँ पे औषधीय पौधों का भंडार है। इसके साथ ही लौह अयस्कर भी है। यहाँ पे खूबसूरत रॉक पेंटिंग है जो पर्यटकों को आश्चर्य में डाल देती हैं। इसके साथ ही बराबर की गुफाएं भी हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। रोपवे का निर्माण होने से समझा जा रहा है पर्यटकों की संख्या में 3 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के और ग्राफिक्स के जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। क्रिसमस के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में क्रिसमस के रंग में पूरी दुनिया इस समय रंगी हुई है, तो फिर सीरिया क्यों पीछे रह जाए। राजधानी दमिश्क में क्रिसमस को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पूरा दमिश्क रोशनी में नहाया हुआ है। नया सवेरा के इस बुलेटिन में आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।